हाँ सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? ठीक ठीक, ओके मैं स्टार्ट। ओके ओके ओके, बाय। Good evening, class. Good evening, everyone. Right. So we are on the topic of BJT और लास्ट कहां पर थे हम लोग? सॉरी, हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर में स्टार्ट कर रहा था जी। देखिए, सेम बातें आज हमें वही रिपीट करनी है जो हम लोगों ने एनपीएन में पढ़ी थी, राइट? उन्हीं बातों को होल के साथ आज हमें देखना है। अगर मैं होल के साथ इन बातों को देखूं तो मुझे इस पार्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक सेकेंड, फाइन। फाइन, देखिए स्टूडेंट्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जैसे मान लीजिए ये अपने पास ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की जब मैं बात करूंगा आपसे, आप साथ में बनाते चलें। फाइन, देखिए यहां पर अप टू दिस, से दिस इज एमीटर और ये बेस है, तो दिस इज नथिंग बट, इस वाले पार्ट को हम एमीटर कैपिटल ई के नाम से जानते हैं। दिस इज बेस कैपिटल बी, दिस इज कलेक्टर कैपिटल सी। फाइन, एमीटर मॉडरेट एरिया है, बेस मीडियम की जगह लो एरिया है, कलेक्टर सबसे ज्यादा एरिया है। से हियर मेटेलिक कॉन्टेक्ट इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन दीज टू, और यहां से आप बायसिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे। बायसिंग टेक्निक पर आपने एमीटर और बेस के बीच में इनपुट जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है, और यहां पर कलेक्टर और दिस वन। अब यहां पर एमीटर, बेस और कलेक्टर पर वन बाय वन में बात कर रहा हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर से। स्टूडेंट, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप। अब आपको पता है अभी तक मैं जिस मोड की केवल बात कर रहा हूं वो मोड, एक मिनट, वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज कुछ फंसकर आ रही है क्या? वॉइस प्रॉपर है, ठीक है।
सॉरी, अब देखिए यहां पर अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं, ओके, यहां स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है, देखो ये P है, ये N है, ये P है। P पर ऐसा क्या लगाएं कि ये फॉरवर्ड बायस बन जाए, P साइड ऐसा क्या लगाएं कि ये फॉरवर्ड बायस बन जाए, दिस शुड बी पॉजिटिव पोटेंशियल। और यहां कौन सा पोटेंशियल अप्लाई करें, निगेटिव पोटेंशियल, राइट। यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, और एन पर आपने निगेटिव लगाया, इस साइड पॉजिटिव लगाया, तो क्या ये जो डायोड बन रहा है पीएन, क्या ये फॉरवर्ड बायस है, अग्रपनित है। इसी तरह अब आप बैक साइड देखो, इसमें आप रिवर्स बायस मैकेनिज्म चाहते हैं। रिवर्स बायस मैकेनिज्म का मतलब है, रिवर्स बायस का मतलब है अगर यहां पर आप रिवर्स बायस मैकेनिज्म चाहते हैं तो इस P पर आपको निगेटिव पोटेंशियल लगाना होगा। अगर इस P पर निगेटिव पोटेंशियल लगाएं तो इट लुक्स लाइक P पर माइनस और N पर प्लस, राइट। ये दो पोटेंशियल आपके पास बनेंगे। होप मेरी ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। दूसरी बात, एमीटर पर अगर P टाइप है तो क्या मैं कह सकता हूं होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। These holes are the majority charge carrier. और सॉरी स्टूडेंट्स, these holes यहां होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। These are electrons which are majority charge carrier. फाइन, यहां फर्दर फिर से होल है। अभी केवल मैं आपसे मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, यहां कुछ माइनॉरिटी पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यहां कुछ माइनॉरिटी पर होल्स होंगे, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। ये फिगर सभी को क्लियर होना चाहिए। और अब एक बात बताइए सभी लोग, स्टूडेंट्स मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, आराम से इत्मीनान से सोचकर बताइए। एमीटर पर पॉजिटिव कनेक्ट है और बेस पर निगेटिव कनेक्ट है। मैं यहां बैटरी पर वोल्टेज का नाम क्या लिखूं, इज दिस वीईबी, वीईबी लिखूं या वीबीई लिखूं, क्या लिखना चाहिए।
एटलीस्ट यू शुड रिप्लाई स्टूडेंट्स। क्या नाम लिखना चाहिए आपको? वेरी गुड, फाइन। देखो बिल्कुल सही रिप्लाई आप लोगों का। इस बार एमीटर पर हायर पोटेंशियल है, प्लस है, और नेटवर्क एनालिसिस में आप सब जानते हो VAB का मतलब VA माइनस VB। दैट मींस जो हायर होगा उससे लोअर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या एमीटर पर प्लस कनेक्ट है और बेस पर माइनस कनेक्ट है? सो योर आंसर इज परफेक्ट, दैट इज VEB। अगला, अगर मैं यहां बात करूं, अब देखो आप, कलेक्टर पर माइनस कनेक्ट है और बेस पर प्लस कनेक्ट है, तो VBC या VCB? दिस शुड बी VBC। फाइन, वेरी गुड, सभी का रिप्लाई सही है। अब स्टूडेंट्स आपने, पूजा आपके साइड ही कोई इशू है फिर? ठीक है, साउंड बिल्कुल मतलब बाकी सबको आवाज आ रही है? एक बार आप चेक करो, या मीटिंग लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करिए। चलिए, मैंने पूछा है स्टूडेंट से, ऐसा कुछ इशू नहीं है, वॉइस आ रही है। हो सकता है बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही हो समवट। चलो, अब देखो, एक बात मुझे बताओ आप, ये PNP ट्रांजिस्टर है जिसमें VEB बना, और यहां क्या बना? VBC बना, राइट? एक बार चेक करो, कल NPN में उल्टा था क्या? NPN ट्रांजिस्टर में नाम VB ही था, क्योंकि बेस प्लस पर था और एमीटर माइनस पर था, तो VB। हाँ, कलेक्टर टू बेस में क्या बना था कल? VCB, क्योंकि C पर क्या बना था? प्लस, और B पर क्या बना था? माइनस। एग्री? इसका मतलब जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बीजेटी के, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में आप स्टार्टिंग वर्जन पर ध्यान रखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर टू बेस वोल्टेज लिया जाता है, ना कि बेस टू एमीटर। इसी तरह VCB की जगह यहां VBC लिया जाएगा। फाइन, तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको मदद देगा। नेक्स्ट, अब जब यहां पर VEB और यहां VBC अगर आपको दिख रहा है, तो मैं एक एक करके एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। सबसे फर्स्ट, एज ए क्विक टाइम वी कैन सी फ्रॉम हियर पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड। अच्छा, यहां पॉजिटिव है, तो कहना इसे यहां प्लस बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस प्लस गिव्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये क्या देगा? रिपल्सिव फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और जब फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगा, आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, दीज चार्ज कैरियर्स, ये जो चार्ज कैरियर है ये हाईली डोप्ड है, इनकी डोपिंग हाईली डोप्ड है, इसकी डोपिंग लो है, राइट? लो डोपिंग, और यहां मॉडरेट डोपिंग है। तो बताओ सबसे एनर्जी में कौन सा चार्ज कैरियर है? जैसे यहां बोला जाए, एक ओलंपिक पर रेस हो रही है, और ये कोई पर्सन ये दोनों 100 मीटर की रेस पर खड़े हैं, और इस पर्सन पर विदाउट डोपिंग है, ये कोई अशुद्धि नहीं है इसके साथ। इसका मतलब ये नेचुरल स्पीड से चलेगा, और ये अगर डोपिंग के साथ है तो क्या ये तेज नहीं चलेगा? इसका मतलब किस पर मूवमेंट फास्ट होगी? जिसकी हमने डोपिंग बढ़ा रखी है। तो आप समझ सकते हैं, आपने यहां अगर डोपिंग हाईली डोप्ड कर रखा है, तो ये चार्ज कैरियर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे। फाइन, इन पर एनर्जी लेवल मेंटेन होगा, हाई एनर्जी लेवल। सो आप बोल सकते हो कि इन होल्स को फोर्स ऑफ रिपल्सन अच्छा खासा मिलेगा, और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से
ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, अभी केवल मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो मूवमेंट करते समय ये स्टूडेंट्स आगे जा रहे होंगे। जब ये आगे जा रहे होंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहां क्रॉस कर जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहां क्रॉस कर जाएंगे, राइट। चार्ज कैरियर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन चलते समय कुछ होल्स अपोजिट चार्ज कैरियर से पास करने की कोशिश करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे तो यहां रिकॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब कहना इसे कि यहां होल पहुंचकर एक रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर होल यहां पहुंचकर रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर होल यहां पहुंचकर रिकॉम्बिनेशन होगा, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन होंगे यहां पर। मैंने मान लिया समझाने के लिए कि कुछ 5 रिकॉम्बिनेशन यहां होंगे। कल बोला था मैंने आपसे, एक काम करता हूं, इस पीएनपी को हटा देता हूं। कल मैंने आपको बोला था कि यहां पर सॉरी, देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ कितने रिकॉम्बिनेशन है, तो कल मैंने आपको समझाया था 5 रिकॉम्बिनेशन, मैंने एक एग्जांपल माना था, राइट। अब जब 5 रिकॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, तो 5 रिकॉम्बिनेशन होते समय ध्यान से देखना आप सभी, अगर अंदर 5 रिकॉम्बिनेशन है तो कितने होल्ड खराब हो गए। यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी 100 होल्स, दीज आर 100 होल्स, यहां से 100 होल्स चले हैं। जब 100 होल चले तो 100 होल में से 5 रिकॉम्बिनेशन हो गए मान लो, तो अगर 5 रिकम्बाइन कर गए तो आगे कितने पहुंचेंगे, कहना इसे कि यहां 95 होल्स पहुंचेंगे कलेक्टर में, और 5 रिकम्बाइन कर गए, 5 रिकम्बाइन कर गए तो इनके रिकम्बाइन करने के बाद क्या हीट एनर्जी बनेगी, राइट। कैसे चार्ज कैरियर है ये, होल और इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन मिलकर रिकम्बाइन होते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फिर से स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 5 रिकॉम्बिनेशन ये भी तय बात है, आफ्टर 5 रिकॉम्बिनेशन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाई, आज मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, कल आप लिख चुके हैं, उसी का उल्टा हो रहा है सब कुछ। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाई, एनपीएन की सारी थ्योरी लिख चुके हैं, वही उल्टा हो जाएगा पीएनपी पर। आफ्टर 5 रिकॉम्बिनेशन 5 की वजह से हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाई 5 अनदर कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ 5 जो अलग कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दे गॉट इनफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड या दिस कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी एनर्जी इनको मिल जाएगी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। मतलब 5 रिकॉम्बिनेशन हुए, हीट एनर्जी निकली, 5 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, और अब इनको इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि 5 नए बॉन्ड टूट चुके हैं। मतलब पहले रिकॉम्बिनेशन हुए 5 रिकॉम्बिनेशन के बाद कितने बॉन्ड टूटेंगे, 5 ही बॉन्ड टूटेंगे। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहां पर फर्दर मैं इस फिगर में नया फिगर ना बनाकर इसी में चेंजेस करके आपको बता रहा हूं। इसका मतलब इस समय मैं कह सकता हूं कि अपने पास क्या कंडीशन आ रही होगी, अपने पास कुछ ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां 5 होल्स बने और 5 फ्री इलेक्ट्रॉन बने। ध्यान देना सभी लोग, ये नीचे दिखा रहा हूं मैं, मतलब 5 कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, राइट।
ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि ये नीचे ही बनेंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं, राइट। स्पेस मैंने नीचे दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या होगा, ऊपर जो था वो वही है, राइट। अब क्या हुआ, ये जो पांच इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इसमें से अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स हैं, 5 होल्स, ये 5 होल्स बैटरी के इस माइनस टर्मिनल पर अट्रैक्शन फील करेंगे। मैंने कहा था आपको, एमएलए का एग्जांपल दिया था, अगर किसी रूलिंग पार्टी ने अपोजिशन पार्टी के एमएलए को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी इसको मिल चुकी है क्या कि ये अपने बॉन्ड से फ्री होना चाहता है। जब ये फ्री होना चाहता है चार्ज कैरियर, तो इस होल और इलेक्ट्रॉन दोनों है यहां पर, इस समय होल और इलेक्ट्रॉन पर यहां माइनस पोटेंशियल क्या फील करा रहा है, निगेटिव पोटेंशियल यहां ये फील करा रहा है कि होल्स यहां से आउट होंगे। और कितने होल्स, 5 होल्स। 5 होल्स अगर नीचे चले गए तो अब आप बताइए चले कितने थे यहां से होल्स, 100 होल्स लेकर हम चले थे। 100 होल्स में से 5 का रिकॉम्बिनेशन हो गया, 5 बॉन्ड टूटे, तो 5 रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब 5 होल खत्म, लेकिन फिर से 5 बॉन्ड टूटे, तो 5 होल और 5 फ्री इलेक्ट्रॉन फिर जनरेट हुए। इसमें से ये वाले 5 होल इस माइनस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो 5 होल नीचे निकल गए। और यहां के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत हाई स्पीड से चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये क्रॉस कर जाएंगे। और क्रॉस करने के बाद जब ये यहां पहुंचेंगे, तो क्या ये होल अगर इससे टकराएगा तो ये आगे पुशअप देगा, आगे पुशअप देगा, तो यहां से एट ए टाइम 95 होल बाहर निकलेंगे। मैंने कल आपको ओयो होटल का एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था कि अगर होटल के रूम में पहले से कोई रह रहा है, राइट, इतने चार्ज कैरियर थे, अब यहां से नए चार्ज कैरियर को यहां आना है, राइट, तो नए चार्ज कैरियर हाई स्पीड से अगर आ रहे हैं, इसका मतलब वो किसी आगे को रिप्लेसमेंट देंगे। अब बताइए टोटल जितने थे उसमें नए कितने आ रहे हैं, 95, तो ये 95 आगे पुशअप देंगे, जिसकी वजह से 95 चार्ज कैरियर बाहर निकले। अब देखो 95 होल्स, 95 होल्स आ रहे हैं, 95 होल बैटरी के निगेटिव में अंदर जा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 5 होल्स यहां से आ रहे हैं, तो क्या ये मिलकर यहां 100 होल्स बना देंगे। और ये 100 होल्स, ये जो 100 होल्स है, क्या ये 100 होल्स बैटरी के माइनस पर जाकर इन होंगे और प्लस से आउट होंगे, और फिर ये 100 होल अंदर पहुंच जाएंगे। तो क्या ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, 100 होल्स, फिर 5 यहां खराब हुए, फिर 95, 95 और 5 मिलाकर फिर 100, क्या ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम चलती रहेगी स्टूडेंट्स। अप टू दिस मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक बार फिगर कंप्लीट कर लीजिए, फिर करंट का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ये वाला फिगर बना लीजिए। तीन तरह से ट्रांजिस्टर को पढ़ना है स्टूडेंट, जिसमें पहला वे आप पढ़ रहे हैं, अगला वे होगा डिप्लीशन विड्थ, राइट। अभी तक डिप्लीशन विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं देख रहे हो। फिर देखोगे इंजेक्शन एफिशिएंसी, तीसरा तरीका। पहला वे है केवल चार्ज कैरियर पर मेजॉरिटी के भी इफेक्ट को देखना। मेजॉरिटी के बाद दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, अर्ली इफेक्ट, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो सेकंड हम लोग इसके बाद बेस विड्थ मॉड्यूलेशन पर जाएंगे, लेकिन तीनों को रुक रुक कर पढ़ना है, एक एक करके, राइट।
फाइन, मुझे लगता है आगे मूव करना चाहिए। देखिए अब अच्छा, इसमें कोई इशू तो नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने इसी में समझा दिया है, रिकॉम्बिनेशन फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, राइट। चलो अब जरा सोचो, यहां से आप फाइन, चलिए अब एक बात बताइए मुझे, क्या स्टार्टिंग से हम एक थ्योरी इनबिल्ट करते हुए आए हैं कि अगर होल्स, ये ऊपर वाली बातें मैं हटा देता हूं, राइट, फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक ये बात क्लियर हो चुकी है, 100 होल्स इस डायरेक्शन में मूवमेंट में है, 5 होल्स इस मूव डायरेक्शन में है, और 95 होल्स इस डायरेक्शन में। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कन्वेंशनली, से दिस इज एमीटर टर्मिनल, दिस इज बेस टर्मिनल, एंड दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, राइट। अब एमीटर, बेस और कलेक्टर में आप 1 बाई 1 डिसाइड करो करंट की डायरेक्शन। क्या ये बात सभी को एविडेंट है कि होल जिस डायरेक्शन में चलता है, होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में करंट कैरी करता है। इसका मतलब एमीटर की करंट आई इस डायरेक्शन में होगी, इस पर, राइट। एमीटर की करंट इस डायरेक्शन में होगी, और 5 होल्स नीचे जा रहे हैं। अगर 5 होल्स नीचे जा रहे हैं तो स्टूडेंट इसी डायरेक्शन में इसकी बेस करंट होगी, तो कहना इसे आई बी दिस डायरेक्शन होगा। ऐसे ही 95 होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर 95 होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहना इसे कि उसी डायरेक्शन में कलेक्टर करंट होगी। तो ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पर नोड की एनालिसिस करें तो क्या ऐसा लग रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये केसीएल अप्लीकेबल है। और मैंने कल कहा था ट्रांजिस्टर कोई भी हो ये हमेशा प्रूफ होगा ही होगा, आई बराबर आई बी प्लस आई सी। अब इसको एक सेकेंड राउंड में देखते हैं हम लोग। आई बराबर आई बी प्लस आई सी पर आई आपके पास एमीटर करंट है, आई बी बेस करंट है, आई सी कलेक्टर करंट है, फाइन। अब जरा सोचो, अगर हम इसके, चलो पहले सिंबल कोई बना लेते हैं फिर मैं वो बात कर लेता हूं। अगर मैं आपसे सिंबल की बात करूं, फाइन, तो सिंबल बताइए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स। कल बता चुका हूं मैं सिंबल आपको। सबसे पहले आपने किसको डेजिग्नेट किया, बेस टर्मिनल। बेस टर्मिनल बेस है जिससे 2 जंक्शन बन रहे हैं। पहले जंक्शन को दिस साइड से दिखा दिया, दूसरे जंक्शन को लाइक दिस दिखा दिया, और ये वाली जो लाइन है, इनपुट वाली लाइन एमीटर के लिए डेजिग्नेट है, आउटपुट वाली लाइन कलेक्टर के लिए डेजिग्नेट है, राइट, दिस इज कलेक्टर। अब एक बात बताओ, अगर यहां से एमीटर करंट की डायरेक्शन चेक करें तो आई ई दिस था, आई बी दिस था, और आई सी दिस था, राइट। आप मुझे बताइए सोचते हुए, क्या स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने देखा था अगर ट्रांजिस्टर, जैसे आज बात हो रही है पी एन पी की, तो मुझे बताइए अपने पास जो एरो लगता है वो इनपुट जंक्शन में लगता है। किस में लगता है एरो, इनपुट जंक्शन। इनपुट जंक्शन में एमीटर करंट की डायरेक्शन पी से एन है, राइट। तो क्या अपने को इस बार तीर का निशान आज ऐसे बनाना चाहिए,
राइट। इनपुट जंक्शन में एरो P से N पर लगेगा एमीटर करंट की डायरेक्शन में, तो P से N पर एरो तीर का निशान दिस है, तो यही फर्क होता है दोनों के सिंबल में। कल वाली सिंबल को अगर आप देखें तो कल वाला सिंबल नॉमेनक्लेचर क्या था, दिस वन। कल वाले सिंबल में एमीटर करंट दिस थी, इनपुट जंक्शन में ये P था और ये N था। बताओ P से N की तरफ एरो दिस था, तो एमीटर करंट की डायरेक्शन P से N दिस थी। आज एमीटर करंट की डायरेक्शन P से N दिस है और एमीटर करंट की डायरेक्शन पर P से N फिर एरो का निशान है, तो ये कौन सा है, PNP। बस यही दोनों में फर्क होता है। इसी को अगर किरचॉफ की करंट लॉ से भी डेजिग्नेट करें तो केसीएल ये बताता है कि इसको आप पॉइंट फॉर्म ऑफ केसीएल के लिए एक सर्किल सिंबल भी दे सकते हैं। याद रखिए ये ऑप्शनल है, इसको ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म ऑफ केसीएल को जस्ट समझा, राइट। अगर आप इसको नहीं भी बनाते हैं तो कोई इशू नहीं। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को, राइट। एक बार सिंबल तक कंप्लीट कर लें फिर मैं स्टार्ट करता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। ये पी टाइप का सिंबल है, हाँ सॉरी नॉट पी टाइप, दैट इज पीएनपी। दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट आगे जब बाइसिंग पढ़ेंगे तो देखो इस तीर के निशान की वजह से यहां ई और यहां बी, वीई बी कहां पढ़ोगे और कहां वीबी पढ़ोगे। हो गया कंप्लीट। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ध्यान देना आप, सॉरी सिंबल कहां गया, यस। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस से एमीटर पर आई करंट ऐसे जा रही है, तो यहां वीबीई दिस होगा, राइट, वीबीई दिस होगा। और अगर यहां बात करें तो यहां करंट की डायरेक्शन देखो एमीटर से बेस पर है, तो यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, वीई बी होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ टाइम्स जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं 99% केस में केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होता है, बट 1% किसी न्यूमेरिकल में आपको पीएनपी भी मिल सकता है। तो फिर हम लोग बोल देते हैं कि पीएनपी में सब कुछ उल्टा होता है, तो उससे बचेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां प्लस कहां माइनस, प्लस से माइनस पर करंट है, राइट। तो ये सिंबल सभी को क्लियर है। इसी सिंबल से हम एन चैनल फैट बनाएंगे, एफईटी, फिर एन चैनल मॉसफेट बनेगा, पी चैनल मॉसफेट बनेगा, पी चैनल फैट बनेगा। तो चार सिंबल इसी से डेजिग्नेट आगे चलकर होंगे, राइट। चलो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था स्टूडेंट, जो एसजीपी के स्विच गियर प्रोटेक्शन में नंबर ऑफ सिंबल्स हैं अर्थिंग और वायरिंग के, और यहां डिवाइस में, इन सिंबल्स को आपको दिमाग में रखना है स्पेशल पर्पस। जैसे डायोड्स पढ़े थे आपने, अब ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हो, एफईटी पढ़ोगे, मॉसफेट पढ़ोगे, ऑप एम्प पढ़ोगे, तो सभी के सिंबल्स आपको रिलेट होने चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट मैं करता हूं आपसे, इसको जरा सोचकर बताओ मुझे। मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं, बिल्कुल लॉजिकल वे में थिंक करते हुए बताना। मान लो ये डायग्राम एक बार फिर से बनाएंगे आप, और ऊपर हेडिंग डालेंगे फाइन। आउटसाइड
चार्ज कैरियर मूवमेंट इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी तक नहीं बताते थे, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी, इसलिए बताना जरूरी है। बनाओ इसको जरा। थोड़ा फास्ट बनाइए स्टूडेंट्स। कंप्लीटेड। बस फास्ट वे में बना लीजिए इसको, बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं होना चाहिए। फाइन। अब देखो, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए इधर 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 आओ। बना चुके आप सब? राइट। अब देखिए, यहां से हम लोग मूवमेंट्स को प्रॉपर जज करते हैं। क्या इधर से होल चल रहे थे? राइट। ये होल आगे बढ़ते जा रहे थे, कोई इश्यू इसमें? यहां कुछ रिकॉम्बिनेशन हुए, अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर बॉन्ड टूटे, फिर यहां से 5 होल निकल गए, 100 होल यहां से अंदर जा रहे थे, 95 होल यहां पहुंचे। इसमें कोई इशू? सभी को क्लियर है? अब बहुत इत्मीनान से मुझे रुक कर बताना, यहां से कितने होल निकल रहे हैं? कितने होल निकल रहे हैं? हालांकि ये एम्बिग्यूटी वाली बात है, बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। कितने होल निकल रहे हैं? राइट। इसका मतलब, राइट, वेरी गुड, ठीक बात है। इसका मतलब क्या, इस बात को आप सेंस कर रहे हैं? देखना जरा सभी लोग, मैं जो बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर जज करते हुए मुझे बताना। आप इस समय पढ़ क्या रहे हो? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर मौजूद। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और होल। बट क्या ये सेमीकंडक्टर जब बाहर वाली वायर से कनेक्शन पर है तो क्या ये एक मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है? और दुनिया में कंडक्टर केवल एक प्रजाति को जानता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में कभी होल फिनोमेना नहीं। ये तो हमने थ्योरी बनाई है, मिलमैन हेल्कियास, इलेक्ट्रॉनिक्स के गॉडफादर, उसने अपनी किताब के पेज नंबर 3 में लिखा, होल इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। होल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बट इफ वी वांट टू मेक द कॉन्सेप्ट,
अगर हमें प्रॉपर मूवमेंट को समझना है तो जो बैंड टू बैंड चलता है इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट होल मूवमेंट को समझते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन चलता है, देखो कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन चलता था जो तेजी से चलता था। लेकिन क्या स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी में पहली क्लास से एक ही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के दो नाम है, एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला, बैंड टू बैंड वाला, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो बैंड टू बैंड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, होल कभी नहीं चलता। एक्चुअल में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन चलता है ये बैंड टू बैंड चलता है, रुक रुक कर, तभी तो इसकी मोबिलिटी कम होती है। तो जब ये रुक रुक कर चलता है, बैंड टू बैंड जो इलेक्ट्रॉन चलता है, क्या स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का इस दिशा में जाना होल का उल्टी दिशा में जाना है, राइट? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की करंट अगर इस दिशा में ले रहे हैं तो होल की करंट विपरीत दिशा में ले रहे हैं। यस। तो मुझे बताओ, क्या मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये मेटेलिक वायर है और मेटेलिक वायर कैन सेंस ओनली इलेक्ट्रॉन, राइट? मेटेलिक वायर कैन सेंस ओनली इलेक्ट्रॉन। क्या ये कंडक्टिंग वायर है? राइट? तो इस फिनोमेना को अगर पूछा जाए आउटसाइड चार्ज कैरियर मूवमेंट, तो अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग टॉक। हम अभी तक बोल रहे थे 95 होल्स बाहर जा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोलूं 95 इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं? यस, उल्टा बोल सकते हैं। अच्छा इधर बताइए, इधर 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 प्लीज चेक। क्या यहां पर 5 होल्स को हम बाहर भेज रहे थे, राइट? इधर देखो स्टूडेंट्स, ये बैटरी का माइनस सिरा है, इसका मतलब इस माइनस से 5 इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हो। कितने इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हो? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 होल्स को हमने बाहर माना था। तो क्या बैटरी के माइनस से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं? माइनस से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, राइट? एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यहां भेज रहे हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन दिस है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में 5 होल्स निकल रहे हैं, 5 होल्स की इस डायरेक्शन का उल्टा 5 इलेक्ट्रॉन अंदर जाना। अब जरा समझो, 95 इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर गए, राइट? तो इसका मतलब पीछे से आ कितने इलेक्ट्रॉन गए? जब ये 100 होल्स, जब ये 100 होल्स चल रहे हैं, तो 100 होल्स के उल्टे क्या 100 इलेक्ट्रॉन वायर पर अंदर जा रहे हैं? अगर ये 100 होल्स इधर चल रहे हैं तो क्या 100 इलेक्ट्रॉन इधर नहीं चल रहे? एक ही बात है, किसी एक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या तो होल्स या तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टेड माय वर्ड्स? तो अगर 100 होल्स की जगह मैं बोलूं कि 100 इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, राइट? तो क्या 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे में अंदर जाएंगे, माइनस से बाहर निकलेंगे? कितने? 100 में 5 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और 95 इलेक्ट्रॉन फिर प्लस से अंदर हुए, माइनस से बाहर निकले। क्या ये प्रोसेस नेचुरली चलती रहेगी? बोलो। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव था, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, आउटसाइड द पी टाइप, outside semiconductor, current is governed by which of the following? इलेक्ट्रॉन, होल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन क्लियर है? नेचुरल टेंडेंसी है कि पी टाइप अर्धचालक है तो सर होल चल रहा हो। चल क्या रहा है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन। आउटसाइड द सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन। इनसाइड द सेमीकंडक्टर, होल ही दिखाओगे। लेकिन क्या बाहर वाले को समझाने के लिए क्या दिखाना चाहिए? ये कंडक्टिंग वायर है, यहां इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो अगर कभी कोई पूछे पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर कोई पूछे कि आप करंट बताओ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है या आउटसाइड ड्यू टू होल है, तो आउटसाइड करंट एक्चुअल में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। एक्सेप्टेड? लेकिन इस थ्योरी को पढ़ना टफ हो जाता है। किस थ्योरी को? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम किस थ्योरी को पढ़कर चलते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज वेरी टफ। इसको समझ पाना, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन को दिखा पाना, अंदर फील कर पाना बहुत टफ।
इसलिए हम हमेशा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की जगह किस थ्योरी को पढ़ते हैं, राइट। इसीलिए तो हमने इलेक्ट्रॉन और होल थ्योरी को डिफर किया है। हर चीज प्रैक्टिकली प्रूफ है स्टूडेंट्स। होल का अपना इफेक्टिव मास, होल का अपना मूवमेंट, सब कुछ प्रूफ है, सबकी मोबिलिटी है, सबके फंक्शंस हैं, सब कुछ है। लेकिन इस होल को कंडक्टिंग वायर में पास कराना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में फिर क्या दिखाते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, राइट। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, क्या ये बातें सेम है, राइट। आप जज करते हुए मुझे बताओ, जैसे यहां अपन बोलते थे, ये मान लो आपने मेरे से बोला दिस इज एमीटर और दिस इज कलेक्टर, दिस वन बेस, फाइन। तो ये जो एमीटर है, ये जो बेस है, ये जो कलेक्टर है, क्या अगर हम उल्टा बोलना स्टार्ट करें, देखो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में करंट होगी कन्वेंशनल, तो कहना इसे कि आई ई करंट दिस साइड है, फाइन। इसी तरह 5 इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में कन्वेंशनल करंट होगी, किसमें जा रहे हैं, बेस में, तो बेस की करंट बाहर होगी, दिस इज आई बी। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए 95 इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं कलेक्टर पर, तो कलेक्टर की, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में कन्वेंशनल करंट होगी, तो क्या मैं कह सकता हूं आईसी बाहर होगी। फिर से केसीएल लगाओ, क्या आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी आ गया, राइट। क्या दोनों बातें सेम है स्टूडेंट्स? बट अगर मोमेंट्स की बात की जाए, तो आपको ये मोमेंट आउटसाइड चार्ज कैरियर मोमेंट को दर्शा रहा है, ये हर जगह वैलिड है, बट ये थ्योरी टफ हो जाती है हमारे लिए, राइट, क्योंकि इसमें बैंड टू बैंड डायग्राम आपको दिखाने पड़ेंगे। और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन अगर आपको याद हो, मैंने स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया था जब, तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन भी बताया होगा, राइट। तो बैंड टू बैंड में ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर ऐसे बाहर जाता है, राइट। दैट विल टेक नंबर ऑफ डायग्राम इंप्लीकेशन। तो इसलिए बेटर होता है कि आप थ्योरी किससे जज करें, जनरल, राइट। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं, हमें लगता है कि अगर पी टाइप की बात हो रही है तो बाहर भी होल की बात हो रही है, जबकि बाहर किसकी बात हो रही है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो एक मिनट, सॉरी, मुझे लगता है यहां तक मेरी बात आप सभी को क्लियर होगी। आपको दिस कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर हम यहां पर फिर से ट्रांजिस्टर एक्शन की बात करते हैं, से वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक हीरो है स्टूडेंट्स, जो अपने अलग अलग, राइट, जैसे कई बार हम लोग कई एक्शन मूवी देखते हैं, तो ट्रांजिस्टर ये जो हीरो है, ये जब अपने हीरो वाले फेज में होता है, एक्शन वाले फेज में, राइट। तो एक्शन मोड का मतलब है जब ये लो इनपुट सिग्नल को हाई इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, राइट। किसी लो इनपुट सिग्नल को बहुत हाई इनपुट सिग्नल में, सॉरी, किसी लो इनपुट सिग्नल को बहुत हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तब इसे एज एन एम्पलीफायर बोलते हैं। ये 4 तरीके से काम करता है। एक बार, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, आजकल जॉन अब्राहम को भी मूवीज में हीरो की जगह विलन का रोल मिल जाता है, राइट। तो कई बार ये अपने आप को हीरो समझकर चलता है, बट ये विलन बन जाता है। गॉट इट? देखो देखो देखो, खुश हो गए आप लोग, राइट। आज आप लोग बड़े बहुत सीरियस बैठे हो स्टूडेंट, चट्टान आपके साथ नहीं है। आप लोग याद कर रहे होंगे, चट्टान वाले रहते बैच
ऑटोमेटिक अपने अच्छे फेज में होता नहीं। चलो चलिए, ट्रांजिस्टर एक्शन में ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आपने एक लो इनपुट भेजा और एक हाई इनपुट, सॉरी हाई पीक में अगर ये बदल गया, इसका मतलब क्या है, लो वाला अगर हाई में कन्वर्ट हुआ, लो वाला अगर हाई में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये एम्पलीफायर है। एक मोड ये है कि आपने भेजा तो ठीक ठाक इनपुट था, लेकिन ये चेंज हो गया और ये बहुत लो हो गया, इसे कहते हैं एटीन्यूएटर, घट जाना, इसे कहते हैं एटीन्यूएटर, राइट। एक वर्जन ये होता है कि जो आपने भेजा, जैसे मान लो आपने एक ऑन मोड की बात की है और ये हमेशा ऑन ही रहे, मतलब अगर कोई सिग्नल दिस था तो ये सिग्नल हमेशा दिस मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन, मतलब जिस वैल्यू को वो होल्ड कर रहा है उस वैल्यू को हमेशा मेंटेन रहे, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। और एक ऐसा मोड आ जाए पूरी मूवी में, राइट, वो जो हीरो था, राइट, ये हीरो स्टार्टिंग से तारे जमीन वाला हो, मतलब ये बचपन से ही परेशान प्रजाति का है और लास्ट तक परेशान ही रहता है। अगर कुछ ऐसा मोड है तो मतलब है कट ऑफ मोड, ये कभी ऑन ही नहीं हो रहा, इसकी जिंदगी हमेशा ऑफ कंडीशन पर ही निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ, राइट। तो अपने पास चार तरीके के मोड बनेंगे, एक जिंदगी जीने वाला मोड एम्पलीफायर, एक जिंदगी में उल्टा फंक्शन एटीन्यूएटर मोड, एक लाइफ कभी निगेटिव नहीं आने वाली, हमेशा पॉजिटिव, दुख हो सुख हो कुछ नहीं, हर समय कांस्टेंट रहने वाला, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, और एक जो कितना भी सुखी हो वो हमेशा कहेगा कि मैं दुखी हूं। नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है, दे आर सेइंग अभी क्या है, तो ऐसा मोड। तो अपने पास चार तरीके के मोड बनेंगे, एक एम्पलीफायर, एक एटीन्यूएटर, एक सैचुरेशन और एक कट ऑफ। सैचुरेशन और कट ऑफ का यूज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर। कई जगह हम लोग एटीन्यूएटर भी यूज करते हैं, जैसे सीआरओ की प्रोब हो गई, राइट, कुछ और एटीन्यूएटर सर्किट्स होते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा यूज करते हैं, राइट। अब ट्रांजिस्टर एक्शन पर इस बात को जरा इमेजिन करो, अब तक अपने पास, मान लीजिए मैं ट्रांजिस्टर पर, थोड़ा जल्दी देखना इसको, मैं ट्रांजिस्टर पर बात कर रहा हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, और पीएनपी ट्रांजिस्टर पर मान लो ये आई है और ये स्टूडेंट आईसी है, और आपने बेस करंट को लगभग निग्लेक्टेड मान लिया, बेस करंट को आपने क्या मान लिया, ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड। एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये निग्लेक्टेड नहीं है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ये निग्लेक्टेड नहीं है, इसका कुछ मान होगा माइक्रो एम्पियर, बट मिली एम्पियर के सामने ये इतना छोटा है कि जीरो मान लिया, राइट। तो आप आईबी को क्या बनाना चाहते हो डिजाइनर, आईबी को डिजाइनर क्या बनाना चाहता है, जीरो, राइट, जितना लो बन जाए उतना अच्छा है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि बेस और एमीटर के बीच में फर्स्ट वाले को क्या बनाना चाहते हो, फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस, अच्छा ये बात तो सबको क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये पी और एन, राइट, एक डायोड है, और ये पी और एन ये भी एक डायोड है, यहां से चलते हुए पी और एन सीधा डायोड है, यहां से चलते हुए एन और पी उल्टा डायोड है। तो इसे वैज्ञानिक इबर्स मॉल ने बताया था, ट्रांजिस्टर इज ए, जैसे एससीआर पढ़ते हो, तो एससीआर को आप ब्रेक करते हो ट्रांजिस्टर मॉडल में, जब 4 लेयर बनाते हो आप, तो उसको किसमें ब्रेक कर रहे हो, ट्रांजिस्टर मॉडल में, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट बनाते हो उसका। तो वैसे ही यहां पर
आप इसका डायोड इक्विवेलेंट बनाते हो, लेकिन क्या ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट बनाने का मतलब ये है कि एससीआर एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो जाएगा दो अलग ट्रांजिस्टर बनाकर? इट कांट बी पॉसिबल। मैथमेटिकल व्याख्या सेम होगी। तो वैसे ही ऐसा नहीं होता कि दो डायोड लिए, उल्टे लिए, चिपका दी, बोले बन गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक वेफर होगी, एक सिलिकॉन की वेफर होगी जिसमें 3 अलग अलग डोपिंग स्ट्रक्चर हो, राइट? कभी ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि दो डायोड लिए और दोनों को चिपका दिया उल्टा। ये मैथमेटिकल मॉडल होगा। तो इसे वैज्ञानिक इबर्स-मॉल ने बताया था। एसएससी जेईई 2015 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, इबर्स-मॉल मॉडल इज रिलेटेड टू पीजेटी, एफईटी, डायोड, मॉसफेट। आंसर था बीजेटी, राइट? अब ये थोड़ी थोड़ी बातें सुनते जाना, अभी पढ़ेंगे इबर्स-मॉल मॉडल, परफेक्टली पढ़ेंगे। कुछ नाम ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूं बीच बीच में ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि डिप्लोमा में वो नाम जो नहीं सुने हैं वो नाम भी यहां एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब जरा सोचो, ये एक डायोड है जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन का, फॉरवर्ड बायस कंडीशन का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉरवर्ड बायस का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, ये बात एविडेंट है। दिस इज आरएफ, आरएफ, और मैंने इसको मान लिया 10 ओम, कल जो मानना था। और यहां रिवर्स बायस पर क्या हम कह सकते हैं, रिवर्स बायस पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आरआर, ये मैंने मान लिया 10 किलो ओम। देखो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये 1 ओम है और ये 100 किलो ओम है, बट मैंने समझाने के लिए 10 ओम और 10 किलो ओम मान लिया। अब दूसरी बात, आप अगर इसके मॉडल को सही फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इनपुट करंट मान लो मैंने मिली एम्पियर रेंज पर मानी, तो क्या उतनी ही करंट यहां कलेक्टर पर जाएगी? कब ऐसा होगा स्टूडेंट्स? अगर ये 1 मिली एम्पियर करंट जा रही है तो 1 मिली एम्पियर ही आउट कब होगी? जब बेस करंट लगभग 0 हो, राइट? तो ट्रांजिस्टर बनाते समय ये बात समझना आप सभी, जो पुराने वैज्ञानिक थे 1930 तक के, उन वैज्ञानिकों का एरा ये था कि अगर कोई खोज हुई है तो उसमें अपना नाम दे। लेकिन 1930 के बाद जितने साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने अपने नाम को ना देकर उन्होंने वर्किंग परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दी, क्योंकि वो कोई एक सिंगल इन्वेंशन हुई भी नहीं, दो दो चार चार पांच पांच साइंटिस्ट को मिलाकर वो इन्वेंशन हुई। तो उन्होंने कोशिश की कि आप डिवाइस का नॉमेनक्लेचर डिवाइस की वर्किंग के बेस पर करें। तो आपने कल मैंने शायद आपको बोला होगा कि सेम अमाउंट ऑफ करंट is transferring from low resistance to high resistance, from low resistance to high resistance। कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है स्टूडेंट्स? लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। मतलब जितनी करंट यहां पास हो रही है, हम यही चाहते हैं उतनी करंट यहां पास। अगर यहां मिली एम्पियर है तो यहां भी मिली एम्पियर, यहां कुछ माइक्रो एम्पियर होगी जिसको अभी हम लोगों ने क्या मान लिया, निगलेक्टेड, गणना से छोड़ दिया, अदरवाइज इसका भी इफेक्ट कुछ होगा, राइट? लेकिन आप सोचिए, अगर मिली में माइक्रो जोड़ोगे भी तो आपके पास फाइनल आंसर तो लगभग मिली में ही आएगा, राइट? तो आप यहां पर अब मुझे बताइए, धारा जहां से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस। अगर आप वोल्टेज लिखना चाहते हैं तो आर में करंट का मल्टीप्लाई करो। क्या 10 ओम में अगर आप इस 1 मिली एम्पियर का मल्टीप्लाई करोगे तो कैन यू से दिस इज 10 मिली वोल्ट? फाइन। दूसरा बताओ, ये करंट यहां से इंटर कर रही होगी तो यहां प्लस यहां माइनस। अब बताओ, क्या 10 गुणे किलो और मिली कैंसिल, तो कहना से ये 10 वोल्ट बन गया। फाइन, क्या बन गया? 10 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास 10 वोल्ट बना, यहां इनपुट पर 10 मिली वोल्ट था। आप सोचिए जरा, 10 मिली वोल्ट से 10 वोल्ट का सिग्नल तैयार, मतलब अगर इनपुट पर एक बहुत लो पीक सिग्नल है तो क्या स्टूडेंट आउटपुट पर अच्छी खासी पीक मिल जाएगी, राइट? तो ये जो वर्जन है अपने पास, हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये 10 मिली वोल्ट ये जो सिग्नल है ये भी अप्लाई करेंगे। अभी तो आप फॉरवर्ड और रिवर्स बायस सीख रहे हो स्टूडेंट्स। फॉरवर्ड रिवर्स से बीजेटी काम नहीं करता, ये कहानी है, ये केवल और केवल मोह माया वाली बात है।
असली स्टार्टिंग तब होगी जब इसमें सिग्नल अप्लाई होंगे। तो ये सिग्नल अप्लाई होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे 500 हर्ट्ज मतलब कुछ ऐसा सिग्नल जो मैं बात कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, और अगर मैं माइक से बात कर रहा हूं तब आप मेरी बात को प्रॉपर सुन पाएंगे। तो जो माइक्रोफोन है वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करेगा, वो पहले मेरे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और जो मैं बात कर रहा हूं कहीं पिच ज्यादा होगी कहीं पिच कम होगी, तो वो एक बाइपोलर सिग्नल बनेगा। इस बाइपोलर सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, हर कोई नहीं सुन सकता, दूर तक ट्रांसमिट करना है, पूरी क्लास को सुनाना है, 500 लोग बैठे हुए हैं। तो इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसे एक एम्पलीफायर वर्जन में लेकर चलते हैं। आगे अब जब आगे लगभग 7 to 8 क्लासेस बाद एक लो इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा, फिर एक हाई इनपुट में आउटपुट में कन्वर्ट होगा। तो एसी इनपुट पर ये काम करेंगे। डीसी तो केवल बाइसिंग तक है। डीसी केवल किसके लिए है? बाइसिंग, कि कैसे ट्रांजिस्टर को अंदर ऑन ऑफ करना। बाकी जो भेजोगे वो क्या होगा? एसी एनालिसिस। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो दिमाग से ये बातें हटा दीजिए कि ये सिग्नल नहीं भेज रहे, सिग्नल यही भेजेंगे स्टूडेंट्स, और इसको फिर ऐसा अचीव करेंगे, तब क्यू पॉइंट को सेट करेंगे कि प्रॉपर सिग्नल कहीं कट ना हो। नहीं, कई बार क्लास में होता है, मैं बोलता हूं, बोले सर आवाज कट गई। क्यू पॉइंट अगर डिस्टर्ब हुआ तो आवाज की जो वॉल्यूम जिस पिच पर आना चाहिए, कुछ ऊपर से क्लिपिंग होगी, कुछ नीचे से क्लिपिंग होगी, और इसे कहते हैं क्यू पॉइंट का प्रॉपर सेट ना हो। तो हमेशा डीसी एप्लीकेशन पर ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को मिडिल में सेट करते हैं, उसे कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, तब ट्रांजिस्टर प्रॉपर सेट होता है। इसलिए कोई भी जॉकी या जहां कहीं म्यूजिकल फंक्शन होता है कोई, तो वहां पर्सन प्रॉपर उसको ऑपरेट कराता है कि प्रॉपर आपको फंक्शनिंग सही समझ में आए, उसका क्यू पॉइंट ही वो सेट होता है। आपको लगता है वो ब्रास सेट कर रहा है, वो टेरेबल नॉइज सेट कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यू पॉइंट सेट होता है। अंदर हम चाहते हैं प्रॉपर स्विंग आए वोल्टेज, जिससे आपके पास प्रॉपर क्यू पॉइंट सेट हो, तब बिल्कुल फ्लुएंट वॉइस आएगी जैसा आप चाहते हो, ना आवाज मोटी ना पतली, बिल्कुल प्रॉपर जैसी आवाज आनी चाहिए थी। आप बार बार ट्यून करते हुए आवाज की रिदम चेंज करते हो, वो चेंजेस जो आप करते हो वो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है ट्यूनिंग पर। किस पर डिपेंड करता है? ट्यूनिंग पर। चलो पहले इस बात को सुन लो, तो आगे की बात है। सेम अमाउंट ऑफ करंट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर वर्जन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर एक्शन। इसका मतलब ये एक्शन क्या कहलाता है? एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर एक्शन का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे एम्पलीफायर एक्शन की बात कर रहा हूं, एम्पलीफायर एक्शन का मतलब है, ध्यान से सुनना, आपने एक लो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया और इसको एक हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया। राइट? अच्छा, एक बात और, मुझे ये बताओ, क्या अब ये क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे कल किसी ने मुझसे बोला था कि सर इसकी डायरेक्शन बदल रही है, देखो इधर, सर यहां ऐसा आ रहा है, प्लस इधर आ रहा है, माइनस इधर आ रहा है, मतलब यहां से करंट आ रहा है। इस बात को जरा जज करना, ये माइनस और प्लस, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा। सेम थ्योरी यहां है, देखो इधर, सॉरी, दिस वन प्लस, दिस वन प्लस, दिस वन माइनस, दिस वन माइनस। अभी जनरल मोड, कॉमन एमीटर का अलग होगा, कॉमन बेस का अलग, कॉमन कलेक्टर, राइट? कहां फेस शिफ्टिंग होगी, कहां नहीं होगी, तो आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे। अभी इतना समझना है, ये ट्रांजिस्टर पर कन्वेंशनल पीएनपी ट्रांजिस्टर की करंट वर्जन, पिछला वाला एनपीएन था, तो एनपीएन में करंट लाइक दिस वे में ट्रैवर्स कर रही है, पीएनपी में लाइक दिस वे में ट्रैवर्स कर रही है। एक्सेप्टेड? इतनी बात क्लियर है? ये 10 मिली वोल्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? 10। तो आप एक लो वोल्टेज वैल्यू को, लो बाइपोलर सिग्नल को किस में बदल रहे हो? हाई पीक वैल्यू, राइट? अब जरा सुनो, इसी को क्या कहते हो आप? एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर वर्जन के लिए दो रिक्वायरमेंट, पहले ये बात क्लियर हुई, सॉरी, क्या मैं अब इसको ऐसा बोलूं स्टूडेंट्स कि एक्चुअल में
यहां ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर वैल्यू का। हाँ, रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? रजिस्टर। क्यों रजिस्टर लिख रहे हैं आप? हो तो रेजिस्टेंस वैल्यू ट्रांसफर रही है ना, बट आप रजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं, राइट? इसलिए रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, right, which opposes the flow of current. By doing this it converts electrical energy into heat energy. बट क्या यहां एलिमेंटल बातें हो रही है? आप यहां पर एलिमेंटल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंटल वे में हम क्या लिखेंगे? यहां रजिस्टर, राइट? ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर, राइट, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू डिफर कर रही है लो से हाई। अब बताओ इस नॉमेनक्लेचर को, फर्स्ट का ट्रांस वर्ड, यहां रजिस्टर, इन दोनों वर्ड्स को लिया गया, राइट? इन दोनों वर्ड को ही क्यों लिया गया? देखो यहां पर आरई वर्ड रजिस्टर के लिए यूज होता था, राइट? आरई वर्ड रजिस्टर के लिए यूज होता था, और यहां पर हम ट्रांसफर करा रहे हैं। ट्रांसफर के हमने ये 4 अल्फाबेट लिए, सॉरी ट्रांस, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है। रजिस्टर का हमने जिस्टर वर्ड लिया, जिस्टर का मतलब वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, ये एक फैमिली है जो बताती है यूनिपोलर बाइपोलर नेचर को, डिपेंडिंग अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो जिस्टर फैमिली पर हमने रजिस्टर की फैमिली को ऑक्युपाई किया है, राइट? तो यहां मैंने जस्ट जिस्टर वर्ड को देखा, तो ट्रांस प्लस जिस्टर दैट इज कॉल्ड इक्वल टू ट्रांजिस्टर। यहां से ट्रांजिस्टर नॉमेनक्लेट हुआ। वही थ्योरी है जो कल वाली थी, बस ये अब आपस में रिलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? अब अगर ट्रांजिस्टर नॉमेनक्लेट हुआ, अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स सुनो जरा, ये हालांकि मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल देता हूं। आप जरा थिंक करिए, मेरी बात को इमेजिन करना आप। आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ये सिग्नल मैंने भेजा और ये सिग्नल बन गया, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? एम्प्लीफिकेशन हुआ, राइट? क्या लग रहा है? एम्प्लीफिकेशन हुआ। तो अगर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो एक काम करो, लगा दो एक ट्रांसफार्मर, ये एक सिग्नल था, ये सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, कहानी खत्म। यहां पर देखो इतनी कहानी पढ़नी पड़ रही, इलेक्ट्रॉन होल सब घुमाना उमाना पड़ रहा है। अपना मैग्नेटिक कपल सर्किट लाए, राइट हैंड कर्ल रूल लगाया, बात खत्म। 2 फ्लक्स लिए, एक के फ्लक्स की वजह से सेकंड पर कॉस देखा, कॉस सेकंड की वजह से फर्स्ट पर देखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिया, काम खत्म हो गया। बल्कि सर्किट बनेगा बस। देखो जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर फील करना। वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड, राइट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अरे कॉस्ट वास्ट हाई नहीं होती स्टूडेंट्स, वो सब छोड़ दो। ऐसा लग रहा है जैसे कभी ट्रांसफार्मर बनाया नहीं। ट्रांसफार्मर की भी मार्केट में कौन सी बहुत हाई कीमत है स्टूडेंट्स? राइट, चलो अब सुनो। छोटे ट्रांसफार्मर हमारे पास 30-40 रुपए से सब स्टार्ट है, 30-40, राइट? स्टेप डाउन जो 606 है, ये सब 30-40 रुपए में सब स्टार्ट है। अब ऐसा थोड़ी ना स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं सीधे पावर ट्रांसफार्मर्स की। चलो इधर आओ, लुक करो, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इसकी इंटेंसिटी है कुछ माइक्रोवोल्ट। कितनी है?
कुछ माइक्रोवोल्ट, और अब जो मैं इसको बना पा रहा हूं ये कुछ मिलीवोल्ट बना। एक माइक्रोवोल्ट सिग्नल को आप बना रहे हैं मिलीवोल्ट, राइट? ट्रांसफार्मर सर्किट्स इज ऑपरेटेड ऑन एटलीस्ट बेसिक एप्लीकेशन। हम जब भी ट्रांसफार्मर सर्किट्स की बात करेंगे, नहीं जैसे कई बार होता है कि घर में एक पर्सन टीवी चेक करने आया, वो सीधे टेस्टर चलाना स्टार्ट कर देता है स्क्रीन के बैक साइड, राइट? हमें लगता है देखो कितना नॉलेज वाला इंसान है, डर ही नहीं है इसके अंदर, ये सीधे ऑपरेट कर रहा है टीवी, और टीवी ऑन है, ऑन टीवी के साथ ऑपरेट कर रहा है। हम सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कितने गट्स हैं, वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट पर खेल रहा है स्टूडेंट्स, वो सारे गट्स वहीं तक हैं। और जहां कहीं कोई पावर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है तो 4 बार टेक्नीशियन फोन करता है, लाइन सारी कट चुकी है या नहीं, अगर पूरी तरह से लाइन ऑफ है तभी मैं ट्रांसफार्मर पर चढ़ूं, तभी मैं चेक करूं फॉल्ट है या नहीं, क्योंकि उसे पता है एंकर स्विच का ऐड आ जाएगा, राइट? खतरनाक कहानी होगी, बहुत खतरनाक कहानी होगी। इसका मतलब ये जो माइक्रोवोल्ट सिग्नल हैं, इनको अगर मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ध्यान से सुने, आज से ध्यान रखें। आप AC प्लस DC, इस माइक्रोवोल्ट सिग्नल में आप DC ऐड करते हो, इस DC को कहते हैं बायसिंग, ये आप ऐड करते हो। इस DC की वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़कर आती है, जितना DC इसमें ऐड करोगे उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी बढ़कर आ सकती है। और ट्रांजिस्टर कुछ नया नहीं कर रहा है, आप सोचें कि ये कुछ नया कर रहा है, नहीं, इसके अंदर और कोई फिनोमेना नहीं है, जितना DC वर्जन ऐड करोगे उसके हिसाब से एम्प्लीफिकेशन होगा। तो हम कहते हैं कोई भी एम्पलीफायर दुनिया में कभी अपने इनपुट से ज्यादा आउटपुट को एक्सीड नहीं करा सकता। बायसिंग वोल्टेज जितना होगा ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, राइट? अगर किसी एम्पलीफायर में बायसिंग वोल्टेज जितना होगा उतना ही ज्यादा ये एम्पलीफाई करा सकता है। तो अगर आपको याद हो तो आगे चलकर हम अभी जब ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करेंगे, अभी घबराना नहीं बस, तो वहां पर आप ऐसे फिनोमेना को बनाते हैं, कोई लिखेगा नहीं, अब ये प्लस VCC, ये माइनस VEE, राइट? ऐसी कुछ वैल्यू हम लोग ओरिजिनेट कराते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होता है बायसिंग वोल्टेज, ट्रांजिस्टर का बायसिंग वोल्टेज। ट्रांजिस्टर कहां तक एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, तो ये लिमिटेशन 5 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट मैक्सिमम, राइट? और ट्रांसफार्मर इतने पे स्टार्ट भी नहीं है। ट्रांसफार्मर के लिए अब 1 वोल्ट 2 वोल्ट क्या है स्टूडेंट्स, वहां बातें किलो वोल्ट के लिए बना रहे हैं, हमें ट्रांसमिशन करना है। यहां जो भी फिनोमेना है हम केवल बेसिक वे में चाहते हैं, वॉइस का एम्प्लीफिकेशन, साउंड सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन, जिसके लिए इतनी एनर्जी खराब करने की क्या जरूरत है, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट बनाने की क्या जरूरत है। वहां हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वहां तक है जहां तक हाई पावर, यहां सारी पावर कंजम्पशन क्या है स्टूडेंट्स, माइक्रोवाट, मैक्सिमम मिलीवाट पावर कंजम्पशन। और हम लोग इलेक्ट्रिकल में 10 वाट 20 वाट को भी निग्लेक्टेड कर देते हैं, बोले बहुत छोटी पावर, वाट मीटर पढ़ते हैं, आगे कुछ जो भी एनालिसिस पढ़ते हैं, कहीं 5 वाट 10 वाट कुछ आता है, बोलते थे निग्लेक्टेड है। आयरन लॉस कोर लॉस क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, PI PH हिस्टैरिसीस, और न्यूमेरिकल्स में बोल देते हैं अच्छा इसको निग्लेक्ट कर दिया, अब एफिशिएंसी कैलकुलेट कर, डाटा नहीं दिया क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अपने पास ये वाला जो एनालिसिस पार्ट है ये कहां एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। फाइन, कहां एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट नहीं है मार्केट में, कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है जो 50 वोल्ट के इनपुट को लेता है और मान लो 50,000 वोल्ट में बदलता है, तो आप बोलो कि सर एक एम्पलीफायर लगा दो जो इनपुट ले रहा है 50 और इसमें गेन होगा 1000, तो ये 50,000 में बदल देगा। इट कांट बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स? ये 50 वोल्ट जो बदलता है ये किसकी मदद से बदलता है, एम्पलीफायर,
डीसी की मदद से, और कितना डीसी इसके साथ ऐड करा रहा है ये मैटर करेगा। एक्सेप्टेड? जितना डीसी ऐड कराओगे उतना आउटपुट ये दे सकता है। ये नहीं कि सर 1000 गेन है तो ये 50,000 बदल देगा, ये तो गणितीय रूप है कि लगा दिया सर ए बराबर गेन बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वही आएगा जो ए इंटू वी आई होगा। तो ऐसे तो यहां कुछ भी बना लो, 10 की पावर 6 बना लो, प्रैक्टिकली इट कांट बी पॉसिबल। पॉसिबिलिटी कहां है? बहुत छोटे वोल्टेज के साथ, बहुत छोटी वैल्यू के साथ, जहां पर हम कुछ 2-4 वोल्ट के साथ वैल्यू को स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसी स्ट्रेंथ बनानी है तो बहुत हाई डीसी चाहिए। राइट? एक्सेप्टेड है? इसलिए प्रैक्टिकली हम इनका एग्जीक्यूशन नहीं करते। इतनी बात मेरी क्लियर है क्या? ये बात जस्टिफाई हो रही है? तो कभी पूछा जाए, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है, क्यों ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर को रिप्लेस नहीं कर सकता? क्यों कोई एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर को रिप्लेस नहीं कर सकता? तो आंसर होगा आपका, कोई भी एम्पलीफायर जितना डीसी उस पर अप्लाई है उस डीसी के बेस पर एम्पलीफिकेशन करता है, और 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट डीसी हम अप्लाई कर पाते हैं जिसके बेस पर वो वर्क करता है। याद करो स्टूडेंट्स, आप एक एम्पलीफायर पढ़ते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर लिखा होता है ये माइनस ये प्लस, ऊपर लिखा होता है बाइसिंग वोल्टेज वीसीसी, और ये वीडब्ल्यू। यहां कुछ मान लो 1 मिली वोल्ट का सिग्नल है या 1 माइक्रो वोल्ट का, ये कुछ गेन है इसका, 10 टू की पावर 6 गेन है, ये ग्राउंड है। इतना तो सब जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब वर्क करेगा, राइट, तो गेन ए बराबर क्या होता है? अभी कोई कंफ्यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, वी नॉट अपॉन वी आई डी, अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे। वी नॉट बराबर ए इंटू वी आई डी। आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा? गेन इंटू वी आई डी। अब देखो जरा, ए का मान कितना है? 10 टू की पावर 6। वी आई डी का मान 1 माइक्रो वोल्ट माइनस 0। इन दोनों इनपुट का डिफरेंस करता है ऑप एम्प। ऑप एम्प का मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जो डिफरेंशियल वोल्टेज पर काम करता है। तो 1 माइक्रो वोल्ट माइनस 0। अब आप मुझे बताइए, माइक्रो वोल्ट में 10 की पावर 6 का गुणा हुआ तो क्या ये 1 बन जाएगा? लेकिन सोचो, अगर ये ऑप एम्प 10 की पावर 6 है और यहां 1 मिली वोल्ट होता, अब आउटपुट बाइसिंग वोल्टेज है इसका +10 वोल्ट -10 वोल्ट। अब देखो, आपने फिर से फॉर्मूला लगाया, वी नॉट बराबर ए इंटू वी आई डी। गेन कितना दिया है स्टूडेंट्स? 10 टू की पावर 6। वी आई डी का मतलब 1 मिली वोल्ट माइनस 0। बताओ, मिली और 10 की घाते 6 का गुणा होने पर 1000 वोल्ट आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ऑप एम्प की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 वोल्ट। मिनिमम लिमिट कितनी है? -10। तो ऑप एम्प का आउटपुट कैन नेवर एक्सीड मोर देन इट्स बाइसिंग वोल्टेज। कभी अपनी डीसी वोल्टेज से ज्यादा का आउटपुट नहीं दे सकता। ट्रांसफार्मर में ये लिमिटेशन नहीं। ट्रांसफार्मर डीसी वाला कंपोनेंट कोई नहीं देखता। हम जो वर्क कराते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कराते हैं। याद आया सभी को? हम वहां पर केवल और केवल एसी ऑपरेशन को देख। एक्सेप्टेड? हमारे पास एक प्रॉपर हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, व्हाई डीसी कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ट्रांसफर। राइट? तो हम जो बातें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वहां पर एसी की। यहां क्या हो रहा है? सब कुछ डीसी पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट, अगर आप कोई एम्पलीफायर बनाओगे तो गणितीय रूप में ये 1000 दिखा रहा है। अगर ऐसा बन सकता होता तो ये छोटी सी आईसी लेते, ऑप एम्प इतना सा होता है, 1000 वोल्ट निकाल देते आउटपुट। ट्रांसफार्मर इतना बल्कि बनाते, खत्म थ्योरी। तो इट कांट बी पॉसिबल। इसका प्रॉपर आंसर क्या है? इसे लिखा था अभी, आउटपुट वोल्टेज कैन नेवर exceed more than its biasing voltage, more than its biasing voltage। आउटपुट वोल्टेज कभी अपने बाइसिंग वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता। राइट? इसलिए जब आप ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो
तो करेक्टरिस्टिक बनाते समय आप ऐसा बोलते हो स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को कई बार करेक्टरिस्टिक बताई है, लाइक दिस, फिर दिस, लाइक दिस, फिर दिस। इसका मतलब है ये सपोज वी नॉट, ये वी आई डी। आप जितना इनपुट बढ़ा रहे हो उतना आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन कब तक? इस वैल्यू तक। इसके बाद इसका क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। ये कहेगा लिमिट ही मेरी इतनी है। घोड़े पर चाबुक मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। अब एक लिमिट के बाद कितना भी चाबुक मारो, कोई आपके पीछे पिस्टल लेकर भागे, अब दौड़ सकते हो। अब आप कितना दौड़ सकते हो? मैक्सिमम लिमिट तक। उसके बाद बोले पिस्टल नहीं, अब गोला बम दाग दो, अब मैंने जाने वाला नहीं हूं, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट थी, राइट? इसकी मैक्सिमम लिमिट आ गई। नहीं, कई बार होता है स्टूडेंट्स, मैं क्लास लेता रहता हूं, लेता रहता हूं, लेता रहता हूं, आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक बैठे रहते हो, और जहां मैंने और पढ़ाया बोले पढ़ाओ सर, अब हमारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब पढ़ाते रहो, आप पढ़ाते रहो, हम कांस्टेंट हैं। उसी समय स्क्रीन पर ना चलते हुए मुझे लगता है कई बार कोई वॉलपेपर तो नहीं लगा, आप अपनी स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हो, डायनेमिक से स्टैटिक। बोले सर अब पढ़ाओ आप, है ना? कुछ चश्मा लगाए सो जाते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ते उसी पोजीशन पर ऐसे रुक जाते हैं। बोले सर अब पढ़ाओ आप। तो ये वो लिमिटेशन है, सैचुरेशन। ये लिमिटेशन निगेटिव में भी है, राइट? राइट, चलो इतना इनफ था। और अभी कोई घबराएगा नहीं स्टूडेंट्स इसमें, ये केवल जस्ट मैं ये बता रहा था कि लो इनपुट सिग्नल को ये हाई पीक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जब भी हम लोग आगे चलकर पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे, तो पावर एम्पलीफायर में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अलग अलग वर्जन्स के साथ एफिशिएंट वर्जन्स पढ़ेंगे। कौन सा कब एफिशिएंट है, किसकी कितनी एफिशिएंसी होती है, राइट? कौन सा लाउड स्पीकर में यूज करें कि वॉइस सिग्नल और प्रॉपर है, कहां क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शंस ना आए, राइट? उनका स्टार्टिंग ट्रांजिस्टर की वर्किंग से ही आए। फाइन, चलो अब तक ट्रांजिस्टर नाम समझ गए सभी? और ये ऑप एम्प में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, उसकी एक क्लास ही होगी कंप्लीट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बात क्लियर है? तो स्टूडेंट्स दिमाग में, डिप्लोमा में आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि यहां, सॉरी, कि सर यहां हमने लगा दिया माइनस, यहां लगा दिया प्लस, तो ये बायस हो गया, ये प्लस लगा दिया, माइनस लगाया, ये बायसिंग हो गई। तो अब आपको आगे एनालिसिस करनी है एसी लगाकर, ठीक है? इसलिए थोड़ा तैयारी रखिए। चलो, अब ये ट्रांजिस्टर बन गया। जब ये ट्रांजिस्टर बना तो इस पर पहला एक डिजाइन क्राइटेरिया आया। डिजाइन क्राइटेरिया का क्या मतलब है? डिजाइन क्राइटेरिया दो बातें करता है। डिजाइन क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया में आपको पता चला कि आईबी का मान लो चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, तभी तो ये एम्पलीफायर बन पाएगा। सेम करंट फॉलो होनी चाहिए। दोनों में सेम करंट कब बन सकती है? जब बेस करंट जीरो हो जाए। बेस करंट जीरो होने का मतलब, अरे बेस थोड़ी ना हटा देंगे स्टूडेंट्स। जब बेस हटा दोगे तो दो जंक्शन कहां से आएंगे? आपको दो जंक्शन तो बनाने ही बनाने हैं। बेस खत्म कर दोगे डायोड बन जाएगा। बीजेटी की पहली लाइन को कैसे फेल कर दोगे? आप एक 3 टर्मिनल डिवाइस बना रहे हैं जिसमें दो जंक्शन है। डिवाइस कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल। जंक्शन कितने हैं? दो। 3 टर्मिनल डिवाइस है, जंक्शन दो है। तो दो जंक्शन बनाने के लिए बेस खत्म नहीं कर सकते, बेस तो बनाना पड़ेगा, राइट? ये कहना कि सर बेस ही खत्म कर दो, तो फिर तो कहानी ओवर हो गई, डायोड बन गया। डायोड ही पढ़कर आए थे, अगला चैप्टर भी डायोड पढ़ लिया। आपको क्या पढ़ना है अब? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के लिए ऐसा नहीं करोगे कि बेस ही खत्म कर दो, बेस करंट कम करनी है। बेस करंट कम करने के दो तरीके हैं। देखो, पहला तरीका कल शायद बताया होगा, उसी की बात कर रहा हूं जस्ट। मान लो ये दो ट्रांजिस्टर हैं। पहले ट्रांजिस्टर पर पीएनपी, तो ये एन के अंदर एरिया दोनों पर अभी सेम है, दोनों पर एरिया सेम लिया है, बट डोपिंग पहले वाले में ठूस ठूस कर है, हाईली डोप्ड।
और एक में लाइटली डोप्ड है। अब दोनों में फर्क देखो, लाइटली डोप्ड वाले वर्जन में एक इलेक्ट्रॉन यहां तो एक यहां तो एक यहां तो एक यहां। लाइटली डोप्ड वर्जन में कंसंट्रेशन वैल्यू इसकी तुलना में मेजॉरिटी की बहुत कम होगी, राइट। तो बताओ दोनों में रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा चांस कहां है? अगर यहां कोई होल होता और ये पास कर रहा है तो क्या स्टूडेंट ज्यादा चांसेस है कि यहां रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। बट अगर कोई होल यहां से पास कर रहा है तो लेस चांस है। हमें रिकॉम्बिनेशन करंट कम बनानी है ज्यादा बनानी, बेस करंट कम बनाने के लिए रिकॉम्बिनेशन कम कराने होंगे, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड कम ब्रेक होंगे। यस। तो बताइए इन दोनों में सुटेबिलिटी किसकी है? एरिया भी सेम मान लिया दोनों का, एरिया भी सेम मान लिया, राइट। तो क्या करें स्टूडेंट, डोपिंग बढ़ाएं या घटाएं? कौन सा अच्छा वर्जन है कि लो रिकॉम्बिनेशन हो? फॉर लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, फॉर लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन को कम करने के लिए, फॉर लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन कम करने हैं तो कैसी डोपिंग चाहिए? lightly doped structure should be preferred. Lightly doped structure should be preferred. Structure should be preferred. दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कल डिजाइन क्राइटेरिया फर्स्ट की बात। सेकंड मैंने आपसे बोला था, देखो अगर आप ध्यान देना, सपोज करिए आपने एक बार एरिया ठीक ठाक लिया, डोपिंग लो ही रखी है, राइट, बट एरिया आपने ठीक ठाक लिया और एक बार एरिया लाइक दिस लिया। अब मुझे बताओ ये जो चार्ज कैरियर चल रहा था, क्या इस चार्ज कैरियर को चलते समय ये ज्यादा बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी चलते हुए इसको क्रॉस करने में, और इस बार जो चार्ज कैरियर चल रहा है इसके लिए ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो बताओ किसमें चार्ज कैरियर यहां से यहां जल्दी पहुंचेगा? सॉरी, इसमें या इसमें? जिसमें एरिया ज्यादा होगा, एरिया मोर है, तो यहां हाई ट्रांजिट टाइम लगेगा, हाई ट्रांजिट टाइम लगेगा, और यहां लो ट्रांजिट टाइम है। ट्रांजिट टाइम कम बनाना है ज्यादा बनाना है? आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज कैरियर की स्पीड, चार्ज कैरियर जल्दी से जल्दी यहां पहुंचे, तो इसको क्या बनाए, इसका एरिया ज्यादा बनाए कम बनाए? जितना एरिया कम होगा उतना बेटर है अपने पास, तो लो ट्रांजिट टाइम। तो मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, अगर आप अगर आप बेस करंट को कम बनाना चाहते हैं तो दो तरह के क्राइटेरिया, एक डोपिंग कम करिए, ट्रांजिट टाइम को कम करने के लिए इसका एरिया कम करिए। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर प्रेफर कर ली जाए तो हमारे पास ठीक लॉजिक बनेगा ट्रांजिस्टर का, राइट। इतनी बात क्लियर है सबको? लिखिए जल्दी। और इसको स्टूडेंट ब्रेक करके ही पढ़ना है आपको, तब आप ज्यादा फाइन वे में इसको क्लियरिटी पर समझ पाएंगे। फाइन है यहां तक? चलो, तो इसका मतलब अंदर स्टूडेंट्स इसलिए इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे, ये पी था,
ये N था, ये P था, तो N में इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। NPN होगा तो होल दिखाते, राइट। आज PNP पढ़ रहे हैं। बेसिकली PNP पढ़ाना नहीं चाहिए, एक पढ़ा दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, बट अगर उसमें कोई क्लियरिटी रह गई हो तो एटलीस्ट इससे वो क्लियरिटी आ जाए, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। फाइन, ठीक है, चलो अब लिसन करो। अब तक ये समझ में आया कि जो बेस है, बेस का एरिया सबसे लोवेस्ट होगा और बेस की डोपिंग सबसे लो होगी, राइट। अब बचता है एमीटर और कलेक्टर। एमीटर ये जरूर समझ में आया कि एमीटर में डोपिंग बढ़ाकर रखनी होगी। एमीटर पर डोपिंग शुड बी हाई, डोपिंग शुड बी हाई। क्यों? चार्ज कैरियर पर स्पीड अच्छी चाहिए, चार्ज कैरियर तेजी से चले, तो वो तेजी से कब चल सकते हैं? जब उन पर डोपिंग अच्छी होगी। इसका मतलब डोपिंग शुड बी हाई, सो दैट more number of charge carriers, more number of charge carriers can move fast, ये तेजी से चल सके, और तेजी से चल सकने के अलावा इन पर चार्ज कैरियर भी ठीक ठाक बने, मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और ये तेजी से भी चल सके। इसलिए डोपिंग यहां क्या करते हैं? हाई करते हैं। किसकी डोपिंग हाई है? एमीटर की, एमीटर की डोपिंग हाई है। अब दूसरा एक प्रॉब्लम जरा समझते हैं। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है जरा समझो। आपने बोला अभी तक, जैसे हम लोग यहां डिजाइनिंग कर रहे थे, तो यहां एक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बना, दैट इज लो, फर्दर यहां एक हाई रेजिस्टेंस बना, और हाई रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? दैट इज आर आर, सॉरी दिस इज आर आर, दैट इज हाई। अब यहां पर एक आपने कहा था एमीटर करंट है, एक यहां कलेक्टर करंट है, और बेस करंट ऑलमोस्ट अपने पास क्या थी यहां पर? निगलेक्टेड थी, राइट। होगा कुछ मान माइक्रो एम्पियर होगा, जिसको अभी मैंने जीरो मान लिया। अब आप मुझे बताइए, जैसे यहां पर अगर हम बात करें पावर लॉस की, तो पावर लॉस या पावर डिसिपिएशन की अगर मैं बात करूं तो पी डिसिपिएशन फॉरवर्ड बायस में, और पी डिसिपिएशन रिवर्स बायस में, दोनों को जरा चेक करो। आई ई स्क्वायर इंटू आर एफ होगा, यहां आई सी स्क्वायर इंटू आर आर होगा, दोनों की करंट सेम है, तो तुलना रेजिस्टेंस से होगी। अगर स्टूडेंट्स यहां आर एफ हाई है बहुत, सॉरी आर एफ बहुत लो है, आपको पता है सभी को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लो होता है। अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत लो है तो क्या पावर डिसिपिएशन भी बहुत लो होगी? फाइन, पावर डिसिपेशन भी बहुत कम होगी। और अगर मैं बोलूं आर आर, तो आर आर का मतलब ये हाई होगा रेजिस्टेंस, ये हाई होगा तो पावर डिसिपेशन भी हाई। अब कोई मैथ नहीं लगाएगा स्टूडेंट्स, ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर का स्क्वायर 10⁻⁻⁶, लेकिन किसी किलो ओम से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलीवाट बनेगा, और ये कोई माइक्रोवाट बनेगा। माइक्रोवाट के सामने मिलीवाट बड़ी वैल्यू है। अब ये मत कह देना सर मिलीवाट है निगलेक्ट कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलीवाट बड़ी बात है, इलेक्ट्रिकल में मिलीवाट निगलेक्टेड है, कोई सेंस वाली बात नहीं है। फाइन,
क्लियर है यहां तक? चलो, पावर डिसिपिएशन कहां ज्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स? कलेक्टर में। कैसे बनाते हैं इसको? मान लो ऐसे बनाते हैं, ये मान लो कोई एक टी कप है और मान लो ये एक पॉट है और ये टी है। अगर टी की बात करें, टी बहुत हॉट है इस समय, राइट? कोचिंग का टाइम हो रहा है और ये बहुत हॉट टी है और आपको क्लास पहुंचना है। तो आपकी एक कोशिश होती है कि आप इसको एक ऐसे सरफेस में आउटलेट कर दें, ऐसे सरफेस में आउटलेट कर दें जैसे खाना कई बार बहुत ज्यादा गर्म है तो आपके घर वाले कोशिश करते हैं जल्दी। देखो मैंने कितना सोचकर गरीब एग्जांपल निकाला है। हाँ, ये हॉट टी जब इस पर डाली जाएगी तो क्या स्टूडेंट सरफेस एरिया प्लेट का ज्यादा होगा? अगर प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से खाना जल्दी ठंडा होगा? तो ये चाय जल्दी ठंडी होगी, इसको इनटेक किया जा सकता है। इसका मतलब पावर डिसिपेशन ज्यादा जहां है, क्या वहां का सरफेस एरिया मोर चाहिए? एक्सेप्टेड? ये सुबह भी बता कर आ रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। एक ने कहा सर आपको कैसे पता चला कि जल्दी ट्रांजिस्टर पर कलेक्टर बड़ा ले लेंगे तो हीट सिंक कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी? वही मैंने चाय बनाई, फिर मैं समझ गया हो सकता है कुछ चट्टान बैच के स्टूडेंट्स अभी भी काऊ बैच में हूं जो गरीब एग्जाम्पल ढूंढ रहे हों। फाइन, चलो, सॉरी। इसका मतलब प्रैक्टिकल वे में ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल वे में आपके पास ये जो वेफर होती है, इस वेफर में आप एक्चुअल स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में अपने पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। यहां पर फर्स्ट मान लीजिए ये एमीटर है, पी टाइप, फिर इसके बाद एक बेस रीजन है जो एन है, और फिर ये कलेक्टर रीजन है जो पी है। अब आप मुझे बताइए क्या सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कलेक्टर का है? राइट? तो कलेक्टर से बेस जंक्शन वाले पर हम सरफेस एरिया क्या बनाना चाहते हैं, और बेस ऑलरेडी क्या बना चुके हैं? वेरी थिन, वेरी एरिया लो, एमीटर का एरिया मॉडरेट, राइट? तो इस तरह से अपने पास एरिया प्रॉपर्टी यूज होगी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा। फाइन, नेक्स्ट गिव द हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। यहां तक मुझे लगता है पीएनपी ओवर है, एनपीएन पीएनपी का आपको बेसिक आइडिया हो गया। नेक्स्ट अब आप लिखिए, एक तो तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है आप सबको? मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में बोला था आपसे एरिया और एक बताया था डोपिंग। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका रख रहे हो? कलेक्टर का, उसके बाद एमीटर, उसके बाद बेस। डोपिंग सबसे कम बेस, सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर, उसके बाद कलेक्टर। क्लियर? तो ये दो क्राइटेरिया आपके दिमाग में लर्न बाय हार्ट होने चाहिए।
राइट? ये दोनों बातें क्लियर हैं? फाइन। ये दोनों टॉक अब आपको क्लियर होनी चाहिए। जितने पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे वो सारे पॉइंट एक एक करके आना स्टार्ट होंगे। फाइन है यहां तक? चलो अब यहां पर अगर बोला जाए राइट, ठीक है। चलो अब एक अगले एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो इसलिए हम लोग बात अब करेंगे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। इसी को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। ये एसएससी जेईई 2014 में आया था। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इज रिलेटेड टू, किस नाम से रिलेट करता है? तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन किससे रिलेट करता है? ट्रांजिस्टर से। कैसे रिलेट करता है अभी देखते हैं। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि इट विल टेक टाइम। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन जो अर्ली इफेक्ट है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना है, इसी से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा होंगी। तो अब तक ट्रांजिस्टर में हम दो बातें कर चुके हैं, एनपीएन और पीएनपी, राइट? दुनिया में कभी पीपीएन एनपीपी ऐसे कोई ट्रांजिस्टर पॉसिबल नहीं है। दो जंक्शन बनना मस्ट है। फाइन, ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके नहीं, अभी आप लोगों का नहीं है। अभी स्टूडेंट्स यही करो। वो फिर वही दिक्कत आएगी। मार्च में अगर फिर लग गया, अभी कहीं फिर लग गया लॉकडाउन, तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग इसी पर मैनेज करो, और अगर आ सकते हो तो यू कैन कम, कोई इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन बेटर है कि एक मोड में क्लास चलती रहे तो आप लोगों की किसी के लेक्चर मिस ना हो, राइट? क्योंकि दुनिया का सबसे त्रासदी वाला बैच यही बैच रहा है। तो 2 बार लॉकडाउन, आप लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को बताना, जो आप लोगों की आने वाली अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको बताना कि हमने इस त्रासदी में क्लास की थी, हमारे साथ भगवान भी नहीं था। 2 बार लॉकडाउन, एक बार नहीं, 2 बार। और अभी भी मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आफ्टर इलेक्शन का कोई भरोसा नहीं। हाँ, मार्च में अचानक से पीक पर आएगा। और सबसे पहले आपको पता है कोचिंग शट डाउन की जाएंगी, और जहां कोचिंग शट डाउन होगी, पता चला 15 दिन क्लास चली और फिर बंद हो गई अगर, तो आप लोगों के लिए सिचुएशन ज्यादा हार्डर हो जाएगी। राइट, ठीक है, ओके फाइन। इस पर रेगुलेटरी मेंटेन रखो, ठीक है इरफान, क्लियर है? हाँ, हाँ नवीन, यस, एक मिनट। कलर स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली क्या चाहिए इरफान? कलर स्पेक्ट्रम के साथ लिखो।
ओके, फाइन। गुड नाइट स्टूडेंट्स। अरे स्पेक्ट्रम लिखो, जनरल एलईडी क्या होता है? फाइव 750 एंगस्ट्रॉम के लिए यूज करेंगे आप, राइट? ई बराबर एच बाई लैम्डा। इसके बेस पर कलर जो हमारे पास ओरिएंटेशन आएगा उसको कलर स्पेक्ट्रम रेंज के साथ मर्ज कर लेंगे। फाइन, ठीक है, ओके।